हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी क्लास में समसामयिक भारत की क्लास में भारत की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भारत की पहली औद्योगिक नीति जो 6 अप्रैल 1948 को लागू हुई और उसके बाद 1951 का उद्योग और व्यापार अधिनियम, 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ा। आज हम उसके बाद भारत की जो औद्योगिक नीतियाँ अपनाई गई उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 1951 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए 60 के दशक में औद्योगिक अनुज्ञा पत्र संबंधी जांच हेतु स्वामीनाथन कमेटी 1964, महालनोबिस कमेटी 1964, R.K. हजारी कमेटी 1964, S. दत्त कमेटी 1967 में कुछ कमेटियां गठित की गई, जिनका कार्य क्या सौंपा गया कि 1951 में जो अनुज्ञा पत्र संबंधी, अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंसिंग प्रणाली, उद्योग शुरू करने के लिए उद्योगों को सरकार के द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उस संबंध में जो नीति थी उसकी समीक्षा करने के लिए R.K. हजारी कमेटी को आलोचनात्मक समीक्षा करने को कहा गया, जिसने अपने जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ बातें कही कि औद्योगिक अनुज्ञा पत्र नीति से औद्योगिक विनिमय को वांछित दिशा नहीं मिली है। अनुज्ञा पत्र नीति में इस व्यवस्था का अभाव है कि अनुज्ञा पत्र जारी करने के बाद संबंधित उपक्रम की कोई समीक्षा नहीं की जाती है। संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में इसकी उपलब्धियां संतोषजनक नहीं रही हैं और औद्योगिक प्राथमिकताओं की व्यवस्थाओं का उल्लंघन भी इस नीति में स्पष्ट रूप से झलकता है। इस तरह से जब अनुज्ञा पत्र नीति का जो मूलभूत उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता दिख रहा था, तो उसमें सुधार के लिए फरवरी 1970 में एक नई औद्योगिक एवं अनुज्ञा पत्र नीति घोषित की गई सरकार के द्वारा, जिसका आधार किसको रखा गया? दत्त कमेटी की रिपोर्ट को। इसमें कहा गया कि जिन उद्योगों में निवेश 1 करोड़ रुपए या उससे कम था उन्हें अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने से छूट प्रदान कर दी गई। इससे जो लघु उद्योग थे वो अनुज्ञा पत्र प्रणाली से क्या हुआ बच्चों? पूर्ण तरह से मुक्त हो गए। 1973 में अनुज्ञा पत्र प्रणाली को और सरल बनाने की सिफारिश की गई। 1978 में औद्योगिक अनुज्ञा पत्र नीति को और अधिक उदार बनाया गया और अनुज्ञा पत्र में छूट की सीमा, मतलब लाइसेंसिंग प्रणाली में छूट की सीमा 3 करोड़ कर दी गई। मतलब जिन उद्योगों के 3 करोड़ की सीमा है उद्योगों की स्थापित करने की, उनको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी सरकार से। इसके बाद इस सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। 1970 के आसपास औद्योगिक क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, कोयला कंपनियों का सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद जनता सरकार के नेतृत्व में 1977 की औद्योगिक नीति की घोषणा 23 दिसंबर 1977 को की गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? पहला पॉइंट है, इस नीति में कुटीर और लघु उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। इस श्रेणी के उद्योगों के लिए आरक्षित विषयों की संख्या जो पहले 180 थी वो बढ़ाकर अब 500 कर दी गई। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का इसके माध्यम से प्रावधान रखा गया, जिनका कार्य क्या था बच्चों? लघु एवं ग्रामीण उद्यमियों की आवश्यकताओं, जैसे उनको कच्चा माल, मशीन, उद्योग चलाने के लिए वित्त और उनका जो तैयार माल था उद्योगों से उनको बेचने के लिए पूरी व्यवस्था करना था। बड़े पैमाने के उद्योग इस समय स्थापित करने पर इसके माध्यम से जोर दिया गया। इस नीति में छोटे क्षेत्र को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया: कुटीर और घरेलू क्षेत्र, लघु क्षेत्र और लघु औद्योगिक क्षेत्र। बड़े औद्योगिक घराने स्थापित करने की इस नीति के माध्यम से बात कही गई। बड़े औद्योगिक घराने जो अपने साधनों के स्थान पर सरकार, बैंकों से जो प्राप्त धन था उसके सहारे बड़े होते जा रहे थे, तो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए और धन के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए। जैसे पहला उपाय था कि इन उद्योगों के द्वारा एकाधिकार और
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाए। बड़े औद्योगिक घराने हैं में विद्यमान जितने भी उद्योग हैं उनके विस्तार हेतु सरकार से विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 1977 की औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए, जैसे बुनियादी उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और लघु उद्योग के लिए आरक्षित विषयों की वस्तुओं की सूची से बाहर के अन्य उद्योग, इस तरह से वर्गीकृत किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को इस नीति के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। जनता सरकार की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार एवं स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम रखा गया। अभी तक क्या था बच्चों, इस नीति तक क्या था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको बुनियादी और आधारभूत उद्योगों तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन अब इस सरकार ने क्या प्रयास किया कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके उत्पादन हेतु भी सार्वजनिक क्षेत्र को छूट दी जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र में कुशल प्रबंधन पर जोर दिया जाए। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत यह कहा गया कि विदेशी निवेश और तकनीक को भारत में लगाने का निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही रहेगा और इसमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। अन्य क्या प्रावधान रखे गए? क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने के लिए इस नीति में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए क्या प्रावधान रखा गया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे। यह नीति बड़ी व्यापक थी। इसमें जो बीमार उद्योग थे, जिनकी स्थिति कमज़ोर थी, उनको सही करने पर भी जोर दिया गया। यह नीति राष्ट्रवादी और प्रजातांत्रिक मूल्यों से भरपूर थी। इसमें स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने की योजना रखी गई। बड़े एकाधिकार औद्योगिक घरानों के जो अनुचित विस्तार हो रहा था उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। विदेशी पूंजी और तकनीक के प्रवेश को राष्ट्रीय हित में नियंत्रित करने का प्रावधान रखा गया। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इस नीति में चूँकि औद्योगिक घरानों पर नियंत्रण की बात कही गई तो इस नीति को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। इस नीति ने बड़े औद्योगिक घरानों की भूमिका को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के किसी भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की थी। दुर्भाग्यवश यह जो नीति थी यह लागू नहीं हो पाई, क्योंकि जनता सरकार ने कुछ समय बाद ही अपना बहुमत खो दिया और फिर उसके स्थान पर 1980 में जुलाई 1980 में कांग्रेस, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व में एक नई संशोधित औद्योगिक नीति 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा की। इसमें उन्होंने उद्योगों के आधुनिकीकरण, उद्योगों के विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों में लघु और बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की गई। इसके तहत औद्योगिक क्षमता का अधिकतम प्रयोग, अधिकतम उत्पादन, उच्च रोजगार सृजन आदि कई ऐसी बातें शामिल की गई और इनको प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। 1980 की औद्योगिक नीति की बात करें बच्चों तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन तथा कृषि में सहायक ग्रामीण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई। हालांकि 1980 की औद्योगिक नीति अधिक व्यापक नहीं थी, क्योंकि यह कुछ समय के लिए में ही तैयार की गई और मुख्यतः यह 1977 की जो औद्योगिक नीति थी उसका ही संशोधित रूप था।
इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं कि इसमें 1956 की जो नीति थी उसका समर्थन किया गया। इस नीति में कहा गया कि 1956 के प्रस्ताव में कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाए और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विशेष बल दिया जाए। वही इस नीति में कहा गया। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता बढ़ाने और प्रबंधन को सुधारने पर भी जोर दिया गया। निजी क्षेत्र के प्रति 1956 की नीति के अनुरूप महत्व दिया गया और उसको भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया। इसमें तीव्र और संतुलित औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया गया ताकि आम आदमी को रोजगार के सभी साधन प्राप्त हो सकें और प्रति व्यक्ति आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। दूसरी विशेषता है इसकी आर्थिक संघवाद। इसके अनुसार कृषि आधारित उद्योगों को विशेष सुविधाएं और रियायत देने, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने तथा लघु, मध्यम और विशद उद्योगों के विकास में तालमेल रखकर आर्थिक संघवाद को बनाए रखने की बात कही गई। लघु एवं सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। वैकल्पिक ऊर्जा, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा में क्या क्या आता है बच्चों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक गैस, सामुद्रिक शक्ति और भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले जो उपकरण हैं उनके लिए उद्योगों के आधुनिकीकरण पर इस नीति के माध्यम से जोर दिया गया। निर्यात बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। बड़े पैमाने के उद्योगों को इस नीति के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और विषमताओं को कम करने पर 1980 की औद्योगिक नीति में जोर दिया गया। औद्योगिक संबंधों को सरल बनाने, श्रमिकों और उद्यमियों के मध्य संबंधों को सुधारने पर इस नीति के माध्यम से बल दिया गया। और 1980 की औद्योगिक नीति की एक विशेषता थी कि इसमें निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वार खोल दिए। पुरानी नीतियाँ जितनी भी थी उनसे इसमें कुछ भिन्नता थी। जहाँ 1956 की नीति में सार्वजनिक क्षेत्र, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर जोर दिया गया, वहीं 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें निजी क्षेत्र और सहायक उद्योगों पर जोर दिया गया। अब 1980 के बाद क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो उनके बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत की जो आर्थिक नीति थी उसमें एक नए युग का आह्वान किया और आर्थिक नीति में कई परिवर्तन किए। 1985-86 के दौरान का जो वर्ष समय था उसमें उनके नेतृत्व में एक नई आर्थिक नीति अस्तित्व में आई जिसमें उन्होंने औद्योगिक उदारीकरण के तत्व को शामिल किया। अनुज्ञा पत्र में छूट दी गई। एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यवहार अधिनियम और विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनियां आती थी उनको कई रियायतें दी गई। 1985 के आसपास अनुज्ञा पत्र की समाप्ति की गई। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों और सहायक इकाइयों को छूट दी गई। इस समय यह एक बहुत बड़ी बात थी कि अनुज्ञा पत्र की समाप्ति की गई। मोटे तौर पर इस समय 28 व्यापक श्रेणी के उद्योगों और 82 बड़ी औषधियों के उत्पादन को अनुज्ञा पत्र से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। इन श्रेणी के उद्योगों को सरकार से लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं रखी गई। केवल 3 शर्तें रखी गई उद्योगों के सामने कि ये औद्योगिक इकाई एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम जो था अथवा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अंतर्गत न आती हों। दूसरा, इनके द्वारा उत्पादित माल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित न हो। तीसरा, ये इकाइयाँ निर्धारित शहरी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर न हो। तो इस तरह से ये सभी उद्योग
लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त कर दिए गए। 1989-90 में कुछ और उद्योग भी अनुज्ञा पत्र से मुक्त कर दिए गए। इस तरह से राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत की औद्योगिक नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए गए। उसके बाद 1991 में देश में गंभीर जो आर्थिक अस्थिरता की स्थिति थी, उसमें उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसे भारत की नई औद्योगिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 और इसके बाद भारत की औद्योगिक प्रगति किस प्रकार हुई, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।